हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की क्लास नंबर थर्ड। इससे पहले दो क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखे तो उस क्लासों को देखिए। एंशियंट हिस्ट्री हो चुकी उसको देखिए। इंडियन हिस्ट्री जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई उसी में सारी वीडियो आपको क्रम वाइज मिल रही है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है बलबन के संबंध में गलत है। तो बनबन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो चालीसा दल जो चहलगानी है, चहलगानी की जो स्थापना है जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे तुर्कान ए चहलगानी। इसकी स्थापना जो है इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसकी इल्तुतमिश ने स्थापना की थी, जिसे चालीसा का कहते हैं। चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने की थी। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। ये किसने अपनाई थी? ये बलबन ने अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति जो है, और नौरोज प्रथा जो है, नौरोज प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? और पिप्सो नामक जो प्रथा थी उसको भी किसने? बलबन ने ही लागू किया था। तो उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि इनमें से कौन सा कथन है जो चालीसा का गठन है वो इल्तुतमिश ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा था? इनमें से कौन सा संबंध जो है बलबन के, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है चालीसा का दमन। तो चालीसा का दमन जो है, दमन तो बलबन ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी, तुर्काल ए चहलगानी की। ठीक है, तो उसने कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए लौ एवं रक्त की नीति जो है उसको भी बलबन ने ही लागू किया था। दीवाने अर्ज की भी उसने स्थापना की थी। और पैबोस नामक जो प्रथा थी, वो पैबोस नामक जो प्रथा थी उसने भी किसने? बलबन ने ही लागू की थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर के तीनों सही है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। तो निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो बैठे गुलाम वंश, कौन बैठा था? पहले बैठा था गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है प्रथम बैठा था। उसके बाद में गुलाम वंश के बाद में कौन आता है? खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के बाद में कौन आता? तुगलक वंश आता है। कौन आता? तुगलक वंश आता। तुगलक वंश के बाद में सॉरी, हाँ, सैयद वंश आता है। सैयद वंश के बाद में आपका आता है लोधी वंश। कौन सा आता? लोधी वंश आता है। ठीक है, कौन आता? लोधी वंश आता। तो कौन सा क्रम हो जाएगा? एक दो, एक दो, पांच, चार, तीन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा। जबकि आप तुगलक गुलाम वंश की बात करोगे तो गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश कब से कब तक बैठता है? 1206 से लेकर के 1206 से लेकर के 1290 तक। जबकि खिलजी वंश की बात करोगे 1290 से लेकर के 1290 से लेकर के 1320 तक। जबकि लोधी वंश की बात करोगे तो लोधी वंश जो है आपका, लोधी वंश जो है ये आपका कब तक बैठता है? पहले देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर के 1414 तक। कब तक? 1414 तक। उसके बाद में तुगलक वंश के बाद में बैठता सैयद वंश। कौन बैठता? सैयद वंश बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर जो बैठता सैयद वंश बैठता है, वो 1414 से लेकर के 1414 से लेकर के 1451 तक। ठीक है, उसके बाद में 1451 से लेकर के 1526 तक दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश बैठता है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न, इसका जो क्रम हो जाएगा 2 3 5 4 3। ये कौन सा था? 1 2 5 4 3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ है। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण को में निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ है? तो उसने पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एवं केंद्रीय सत्ता को, किसको? केंद्रीय सत्ता को अधीन हो गया था। तो देखो ये बात जो है वो इसकी गलत है। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन एवं अप्रत्यक्ष रूप से शासक हाथों के केंद्रित हो गया था, ये बात सही है। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का भी सूत्रपात हुआ था। क्या हुआ था?
नगरीय क्रांति का भी उत्तर भारत में क्या हुआ था, सूत्रपात हो गया था। जैसे आप देखते हैं मोहम्मद गौरी के समय पे, ठीक है, मोहम्मद गौरी के समय पे जब आप जानते हैं नगरीय क्रांति क्या है, मोहम्मद गौरी जब भारत पे आक्रमण करता है 1175 से लेकर के 1206 में, इसके 1205 में इसका अंतिम आक्रमण होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, नगरीय क्रांति का सूत्रपात हो गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका परिणाम नहीं था। अगला प्रश्न पूछा गया है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित निम्न में से कौन कारण थे। तो क्या होता था, उनके समाज का पृथकतावादी, उनके समाज का जो पृथकतावादी अंधार होना था, ये बात सही है। असमानता पर आधारित जात व्यवस्था थी, ये भी बात सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उनमें अवनत थी, ये भी बात सही। भारतीयों और शांति अहिंसा की नीति, ये बात गलत है। उनमें शांति अहिंसा की तो नीति थी ही नहीं। शांति अहिंसा की नीति तो गांधी जी की देन है, ठीक है, क्योंकि वो आपस में ही लड़ते मरते रहते थे। इसीलिए छोटे छोटे भारत में क्या होते थे, भारतीय राजाओं में क्या सबसे बड़ी कमी क्या होती थी, राजपूतों में, वो अपने आपस में ही लड़ते रहते थे। इसी का फायदा तो विदेशियों ने उठाया, चाहे महमूद गजनवी हो, मोहम्मद गौरी हो, मुगल हो, तो अफगान हो, ये जितने भी हैं, ये इन्हीं चीजों का फायदा उठाया। तो 1 1 2 3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों को निम्न में से कालक्रम निकाल लगाइए। तो आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेकर के 1210 तक बैठता है। कब बैठता है, 1206 से लेकर के 1210 तक बैठता है, ठीक है। 1210 तक दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है। कौन बैठता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है। उसके बाद में जो आपका बैठता है दिल्ली की गद्दी पर 1210 से 1211 तक, वो बैठता है आराम शाह। कौन बैठता है, 1210 से लेकर के 1210 से लेकर के 1236 तक, 1210 से लेकर के 1236 तक कौन बैठता है, वो इल्तुतमिश बैठता है। उसके बाद में 1236 से लेकर के 1240 तक, 1240 तक रजिया सुल्तान बैठती है। कौन बैठती, रजिया सुल्तान जो होती वो दिल्ली की गद्दी पर बैठती है, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। लेकिन 1210 में ही कौन बैठता, आराम शाह बैठता है। 1210 में मात्र ये कितने दिन के लिए आराम शाह बैठता है, ये कुछ महीनों के लिए बैठता है। उसके बाद में आराम शाह बैठता है। आराम शाह को ये अयोग्य होने के कारण इल्तुतमिश इसको अपदस्थ कर देता है उसके बाद गद्दी पर। तो कुतुबुद्दीन के बाद में उसका पुत्र आराम शाह बैठता, आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश बैठता, इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान। तो सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद में आराम शाह, फिर आपका पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद में आराम शाह बैठता, आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश, फिर रजिया। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार था। तो अलाई दरवाजा जो है ये कुतुब मीनार का, किसका था, कुतुब मीनार का जो था ये आपका मुख्य द्वार था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। जबकि इसका कार्य स्टार्ट तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जबकि कंप्लीट किसके समय पे हुआ था, ये हुआ था, ये किसके समय पे हुआ था, ये हुआ था इल्तुतमिश के समय पे। किसके, इल्तुतमिश के समय पे। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो इब्राहिम लोदी के बारे में क्या निम्न में से सत्य नहीं है, तो बताइए। इब्राहिम लोदी जो था ये क्रूर और निरंकुश शासक था, ऐसा नहीं था। क्या था, सत्य नहीं है। अफगान अमीरों की खिलाफत थी, ये भी बात है। महान निर्माता एवं कला पुजारी, ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी से हराने को बुलाया था, ये भी बात सही है। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्या है, वो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सही बात है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही बात है। क्या है, बिल्कुल सही बात है। वो भारतीय वाद्य एवं वीणा और ईरानी वाद्य सितार के वो भी थे। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था।
ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएंगे, चारों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो दिल्ली सल्तनत के जो देखो दुर्बल प्रशासन था, ये तो बात सही ही है, दुर्बल प्रशासन था, ये भी बात सही है। तैमूर का आक्रमण होता है 1398 में, ये भी बात सही है। क्या तैमूर का आक्रमण होता है, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव था, ये बात सही है। मिश्रित संस्कृत का उदय नहीं, ये बात नहीं है। अधिग्रहण जो स्पष्ट नीति का अभाव था, इसीलिए दिल्ली सल्तनत के पतन के सबसे मुख्य कारण थे। तो कौन सा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया। द्वितीय तुर्क आक्रमण था। द्वितीय तुर्क आक्रमण जो था ये मोहम्मद गौरी का था। किसका था, मोहम्मद गौरी का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय तुर्क आक्रमण जो था सबसे पहला महमूद गजनवी का था, उसके बाद में मोहम्मद गौरी का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो मोहम्मद गौरी जो था वो किस वंश का था, बताइए। मोहम्मद गौरी जो था ये संसबानी वंश का था, यामिनी वंश का महमूद गजनवी था। ठीक है, गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बलबन बलबनी वंश का था। किसका, बलबन जो है वो बलबनी वंश का है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। यामिनी वंश की बात करोगे, इलबारी वंश की जो बात करोगे, ये इल्तुतमिश का कौन था, इलबारी तुर्क, या इसे इलबारी तुर्क जो कहते हैं, इलबारी वंश का वो इल्तुतमिश था। मोहम्मद गौरी संसबानी वंश का था। ठीक है, संसबानी वंश का था। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था, तो मोहम्मद गौरी जो था उसे सुहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था, मुइजुद्दीन के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये कौन से, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था। तो इसने पहला आक्रमण जो है मुल्तान पर किया था। कहाँ किया था, मुल्तान पर किया था। वहां का जो शासक था करमाथी शासक था। कौन था, करमाथी वहां का शासक था। ठीक है, कौन शासक था, करमाथी वहां का शासक था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो वहां का जो शासक था वो करमाथी शासक था। ठीक है, करमाथी शासक था, और ये मुल्तान पे पहला करता है। उसके बाद में ये मुसलमान शासक होता है। दूसरा जब 1178 में ये करता है तो गुजरात पर करता है। कहाँ करता है, 1178 ईस्वी में गुजरात पर करता है। गुजरात की उस समय जो राजधानी थी वो क्या थी, यहाँ का जो शासक था वो मूलराज द्वितीय था। कौन था, मूलराज द्वितीय था। मूलराज द्वितीय था, जिससे क्या होता है, पहली बार इसने मोहम्मद गौरी को पराजय किया था। पहली बार पराजय जिसने दिया था वो किसने, मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद में गौरी ने क्या किया, गौरी ने 1186 में गजनवी वंश पे अधिकार कर लेता है, और उसके बाद में 1191 में इसका प्रथम युद्ध होता, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते, मोहम्मद गौरी हार जाता है, और यहाँ से वो गौर चला जाता है। गौर जाने के बाद 1 साल ये सोता नहीं है, और इसी अपमान का बदला में अपमान क्या होता, अपमान में ये क्या जूझता रहता है। और 1 साल तक कठिन परिश्रम के बाद इसने सेना तैयार की। 1192 ईस्वी में आता 1192 ईस्वी में आता पानीपत में द्वितीय युद्ध होता है। क्या होता, पानीपत का, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध में क्या होता, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं। उसके बाद में 1194 में, कब, 1194 मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जो होते हैं, कन्नौज के शासक जो होते हैं जिनका नाम होता है जयचंद पे आक्रमण करते हैं, जिसका नाम होता है चंदावर का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंदावर का युद्ध कहा जाता है। चंदावर के युद्ध में क्या होता, चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद की पराजय होती है। उसके बाद में मोहम्मद गौरी की जब 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत का वह पहला शासक जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, तो अभी बताया। गुजरात का जो शासक था उसका नाम था, गुजरात का जो शासक था उसका क्या नाम था, बताइए। गुजरात का जो शासक था उसे क्या नाम था जिसने हराया था, जिसका नाम था भीम द्वितीय, जिसे मूलराज द्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलराज द्वितीय कहते हैं। ठीक है, मूलराज द्वितीय था जिसने जिसने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराया था, तो इसे भीम द्वितीय भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच मूल युद्ध कहाँ हुआ था? मूल जो था ये क्या था? ठीक है, इसमें मूल विवाद जो था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में मूल विवाद जो था ये भटिंडा ताबर हिंद को लेकर का था। किसको था? भटिंडा ताबर हिंद को लेकर का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आक्रमण था इसका तराइन का द्वितीय युद्ध था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद में दिल्ली की सत्ता इसके हाथ में आ जाती, दिल्ली की सत्ता गौरी वंश के अधीन आ जाती है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध नाम जाना जाता है? चंदावर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 की बात करता है, 1191 की द्वितीय युद्ध की 1192 की बात करता है। इसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं पहले वाले में, दूसरे में हार जाते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार राज्य 1203 से 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था? तो किसने ये आक्रमण किया था? किसने ये आक्रमण किया था, बताइए। ये किसने आक्रमण किया था? किसने आक्रमण किया था? तो आप जानते हैं ये आक्रमण जो किया था उस समय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जबकि वास्तविक की बात करेगी तो इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिर का शासक कौन था? तो आप जानते हैं देवगिर का जो शासक उस समय था उसका नाम था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव उस समय वहां का शासक था। कौन था? रामचंद्र देव जो था वहां का शासक था। ठीक है, कौन था? रामचंद्र वहां का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे जब इसने वहां पर आक्रमण किया, ठीक है, देवगिरी पे आक्रमण किया, तो वहां का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी के अनुसार यह कथन किस सुल्तान का है? तो आप जानते हैं यह जो कथन है यह किसका है? तो बर्नी के अनुसार यह जो कथन है ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी जो था वो चौधरी था। कौन था? चौधरी होता था। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद में भारत में किस राजवंश का जो शासन है वो स्थापित हुआ था? तो उसका नाम है, जानते हो, फिरोज तुगलक। कौन सा तुगलक वंश हुआ था? कौन सा हुआ था? तैमूर के आक्रमण 1398 के बाद में, 1398 के बाद में 1414 से लेकर के 1451 तक, तो कौन सा सैयद वंश था? कौन सा सैयद वंश था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 1290 से लेकर के 1420 तक, 1290 से लेकर के 1320 तक, 1320 तक कौन रहता है? आप जानते, खिलजी वंश रहता है। खिलजी वंश रहता है। खिलजी वंश 1320 से लेकर के 1320 से लेकर के, ठीक है,
खिलजी वंश कहते रहता है 1320 तक रहता है, 1290 से लेकर के 1320 तक रहता है। उसके बाद में तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहता है। 1414 के बाद में कौन रहता? सैयद वंश रहता है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक जो गुलाम थे वो किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज तुगलक के। किसके? फिरोज तुगलक के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज शाह जो तुगलक था, जिसने क्या किया कि बेरोजगारों को रोजगार दिया था। क्या किया था? बेरोजगारों को रोजगार दिया था। तो किसने दिया था? फिरोज तुगलक ने दिया था। किसने दिया था? फिरोज तुगलक ने दिया था। फिरोज तुगलक की बात करते हो तो 1351 से लेकर के 1388 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। क्या? दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसके बाद में ये फिरोजाबाद की स्थापना करता है। किसकी? आज का जो फिरोजाबाद है उसकी स्थापना करता है अपने, ठीक है। और जौनपुर शहर की स्थापना करता है अपने भाई जौना खां की याद में। किसके? जौना खां की याद में, ठीक है। जौना खां की याद में इसने क्या किया था? यहां से क्या किया था? यहां पर जौना खां की याद में जौनपुर शहर की स्थापना करता है, ठीक है। स्थापना करता है। और इसने क्या किया था? अपने सल्तनत युग का अकबर कहा था। इसने अपने आप को, किसने? हेनरी इलियट इतिहासकार हैं, उन्होंने सल्तनत युग का इसे अकबर कहा था। इसने क्या किया था? इसने 4 प्रकार के करों को भी लागू किया था। कौन से? खराज, जकात, जजिया और खुस्म को आरोपित किया था, ठीक है, आरोपित किया था। और इसने ज्वालामुखी मंदिर से क्या किया? कुछ पुराने दस्तावेज जो थे उन्हें दिल्ली लाया और जगन्नाथ मंदिर को इसने क्षति पहुंचाई थी। किसको? जगन्नाथ मंदिरों को क्षति पहुंचाई थी। इसके समय पे गुलामों की संख्या लगभग 1,80,000 थी। कितनी थी? 1,80,000 थी। इसके समय पे तैमूर आक्रमण होता है 1398 का आक्रमण, जो तैमूर आक्रमण होता है वो किसके समय पे होता? उस समय मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर शासक बैठता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो आप जानते तबकात ए नासरी के लेखक मिनाजुद्दीन सिराज हैं। कौन है? रेहला की पुस्तक जो है, रेहला जो पुस्तक है ये किसकी है? इब्न बतूता की थी। अलबरूनी की तारीख है फिरोज शाही जो है अलबरूनी की है। जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है जिसका नाम है तबकात ए नासरी जो है वो किसकी है? तबकात ए नासरी मिन्हाजुद्दीन सिराज की है। जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? याद नहीं आ रहा, सॉरी। अगला प्रश्न पूछा गया है, अलाउद्दीन दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन दरवाजा का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी क्या थी? लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। जब इल्तुतमिश होता है वो दिल्ली राजधानी लेकर आता है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तुगलकनामा के रचनाकार जो है वो कौन है? तो तुगलकनामा के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो है। जबकि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। किसकी? हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो प्रथम अक्ता जो है वो किसे प्रदान किया था? वो किसे प्रदान किया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई थी। खालसा भूमि है जो सबसे अधिक पैमाने किया गया था पैमाने पे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
गज ए सिकंदरी नाम की। अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा नामक जो पैमाने की पद्धति है उसको भी स्थापना किसने की? इसी ने ही। तलवार और तलवार और रक्त की जो नीति है, तलवार और रक्त की जो रक्त और तलवार की जो नीति है उसको अपनाया था किसने? उसको अपनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल धातुओं के बने होते थे। किन धातुओं के? तो आप जानते हैं कि टंका जो है ये चांदी का बना हुआ था, ससगनी जो था ये भी चांदी का था, जीतल जो था ये आपका तांबा का बना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग था, किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, किस सुल्तान के द्वारा यह शुरू किया गया था अमीर ए कोही? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो जो था ये खड़ी बोली के, इसके खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। अमीर खुसरो को तूतियाए हिंद के नाम से जाना जाता है। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने ही लिखी थी। किसने? तुगलकनामा अमीर खुसरो ने ही लिखी थी। ठीक है, तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग जो था ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय पर, किसके? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय पे आया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से लगाइए। तो सल्तनत काल की जो प्रमुख मुद्राएं थी, एक का नाम था जीतल, दूसरा का नाम था टंका। तो 2 और 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था। किसने किया था? चौगान जिसे कहते हैं, पोलो खेलते हुए ही 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़े से गिरकर ही मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गित करवाए थे? तो चांदी के जो सिक्के हैं वो किसने निर्गित करवाए थे? तो उसका नाम था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। एक तरफ उसने सरस्वती माता की भी मूर्ति चित्र बनवाया था। अगला है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत चरमोत्कर्ष हुआ था? तो बिजारत का जो चरमोत्कर्ष हुआ था वो किसके समय पे हुआ था? वो तुगलकों के समय पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी इन सभी को मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। तो आप जानते जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर। क्या है? ताजुल मासिर नाम है। जबकि हसन निजामी की पुस्तक है तारीख फिरोज शाही। मिनहाजुस सिराज की पुस्तक है तबकात नासिरी। याहिया बिन सरहिंदी की पुस्तक है तारीख मुबारक शाही। कौन है? तारीख मुबारक शाही। अगला प्रश्न है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तौल की जो सबसे छोटी इकाई थी उसका नाम था रत्ती, जिसे रत्तिका भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? तो प्रसिद्ध कवि जो थे अमीर खुसरो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण दिया था? तो विस्तृत विवरण की बात करते तो किसने दिया था? इब्न बतूता, जो मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका मोरक्को का। इसे चीन का राजदूत बनाया गया था और दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसकी पुस्तक का नाम रेहला था। क्या नाम था? रेहला। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, तैमूर लंग ने किस वर्ष पर भारत पर आक्रमण किया था? तो इसने 1492 में। कब किया था? 1492 में। ठीक है, 1492 में, सॉरी, तैमूर लंग ने जो है 1492 में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई है? तो यह कथन था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में।
किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, बताइए। गया जलालुद्दीन फिरोज तुगलक था, क्या था नाम उसका? तो उसका नाम था, आप जानते हैं, बलबन का नाम था गयासुद्दीन बलबन नाम था। तो ऑप्शन नंबर क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? तो किसने चलाना चाहता था? तो उलेमाओं ने, वो चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था। तो दीवान ए खैरात को है स्थापित करने वाला जो सुल्तान है उसका नाम क्या है? उसका जो नाम है दीवान ए खैरात को, ठीक है, तो वो है फिरोज तुगलक। कौन है? फिरोज तुगलक ने स्थापित किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो वो सितार को माना जाता है। किसे? सितार को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर, ये बात गलत है। मंगोल आक्रमण का भय था, ये बात सही है। इनके समय में मंगोल आक्रमण का भय था। भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, गलत बात। वे साम्राज्य विस्तार करना नहीं चाहते, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुशैली का उदाहरण है? तो आप जानते कौन सी है? तो आप जानते हैं किसको कहते हैं, बताइए किसको कहते हैं? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक जो है, ऐतिहासिक स्मारक जो है, वो ऐतिहासिक स्मारक जो है भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का क्या है? एक अनूठा उदाहरण है, बताइए। कुतुब मीनार है, लोदी का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है, या लाल किला है? क्या है? लाल किला है। कौन सा है बताइए, निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है बताइए, आप लोग ऑप्शन दीजिए। और कौन सा है? तो आप जानते कुतुब मीनार है। कौन है? कुतुब मीनार है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो, ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, ये पूछा गया है दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण है? तो वो आपका है हुमायूं का मकबरा। क्या है? हुमायूं का मकबरा है, जो फारसी और भारतीय दोनों वास्तुकला शैली का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में ये क्लास आपकी समाप्त होती है। आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर पसंद आती तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। जय हिंद।